मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी किचन से आती हंसी मजाक की आवाजों को सुनकर ड्राइंग रूम में सोफे के कुशन ठीक करती अंजलि की भौहें तन गईं। एक बार ही मन किया कि किचन में चली जाए, पर पता था उन दोनों को तो उसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज यही होता है। सुबह से अंजलि चाय, नाश्ता और खाने की पूरी तैयारी करती है, दाल सब्जी बनाती है, और जैसे ही रोटियां बनाने की बारी आती है उसकी जेठानी लता चली आती है। चलो अंजलि, तुम सुबह से काम रही हो, रोटियां मैं बना देती हूँ। मना करने पर भी अंजलि को जबरदस्ती बाहर भेज देती। लता की मदद करने अंजलि का पति विनीत तुरंत किचन में घुस जाता। अब अंजलि बिना काम के किचन में खड़ी होकर क्या करे? अतः चुपचाप बाहर आकर दूसरे काम निपटाती या फिर नहाने चली जाती। और अगर किचन में खड़ी हो भी जाए तो लता और विनीत के भद्दे व अश्लील हंसी मजाक को देख सुनकर उसका सिर भना जाता। उससे लता से चिढ़ होती। माना कि विनीत उसका देवर है, लेकिन अब तो अंजलि का पति है न, तो दूसरे के पति के साथ इस तरह का हंसी मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है? लेकिन विनीत से जब भी बात करो इस मामले में वह उल्टा अंजलि पर ही गुस्सा हो जाता कि अंजलि की सोच इतनी गंदी है। वह अपने ही पति के बारे में ऐसी गलत बातें सोचती है, शक करती है। 3 साल हो गए अंजलि और विनीत की शादी को हुए। इस 3 सालों में दसियों बार लता को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज होकर उल्टा सीधा बोलकर विनीत अंजलि की सोच को ही बुरा और संकुचित साबित कर देता। पास ही के शहर में रहने के कारण लता जब तब अंजलि के घर चली आती। लता का पति यानी विनीत के बड़े भाई बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। लता अपने दोनों बेटों के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, इसीलिए उसे बच्चों की भी चिंता नहीं रहती। हफ्ते या 10-15 दिनों में 2-4 दिन के लिए आ ही जाती है अंजलि के घर, और ये 2-4 दिन अंजलि के लिए बहुत बुरे बीतते। लता के जाने के बाद अंजलि अपने आप को थोड़ा संयत करती, मन को संभालती, विनीत और अपने रिश्ते को लेकर सामान्य होती। तब तक लता फिर आ धमकती और अंजलि का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा अस्त व्यस्त हो जाता। एक बार तो हद ही हो गई। लता नहाने गई हुई थी, अंजलि भी अपने कमरे में थी। थोड़ी देर बाद किसी काम से अंजलि कमरे से बाहर निकली तो देखा विनीत लता के कमरे से बाहर आ रहा था। क्या हुआ विनीत, भाभी नहा कर आ गई क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं, अभी नहीं आई। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रहे थे? अंजलि ने सीधे विनीत के चेहरे पर नजरें गड़ा कर पूछा। वो तौलिया ले जाना भूल गई थी, वही देने गया था, विनीत ने जवाब दिया। अगर उन्हें तौलिया चाहिए था तो मुझे बता देते, तुम क्यों देने गए? अंजलि को गुस्सा आया। तुम फिर शुरू हो गई। मैं उन्हें तौलिया देने गया था, उनके साथ नहा नहीं रहा था, जो तुम इतना भड़क रही हो। उफ, शक का कभी कोई इलाज नहीं होता। क्या संकुचित विचारों वाली बीवी गले पड़ी है? अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ, थोड़ा खुले दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो, विनीत ने कहा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि की आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन सुबह विनीत ने बताया कि लता भाभी वापस जा रही हैं। वो ऑफिस जाते हुए उन्हें बस में बैठा देगा। अंजलि ने चैन की सांस ली। 4 दिन से तो विनीत लता के चक्कर में ऑफिस ही नहीं गया था। लता जा रही है तो अब 10-12 दिन तो कम से कम चैन से कटेंगे। यूं तो विनीत अधिकतर समय फोन पर ही लता से बातें करता रहता है, लेकिन गनीमत है लता प्रत्यक्ष रूप से तो दोनों के बीच नहीं रहती। लता और विनीत चले गए तो अंजलि ने चैन की सांस ली। उसने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गई। जब भी लता आती है पूरे समय अंजलि का सिर भारी रहता है। वह लाख कोशिश करती है नजरअंदाज करने की, मगर क्या क्या छोड़े वह। लता और विनीत की नजदीकियां आंखों को खटकती हैं।
सोफे पर एक दूसरे से सट कर बैठना। अंजलि अगर एक सोफे पर बैठी हो और लता दूसरे पर, तो विनीत अंजलि के पास न बैठकर लता के पास बैठता है। खाना खाते समय भी लता विनीत के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है। जब तक लता रहती है, अंजलि को न अपना पति अपना लगता है न घर। लता बुरी तरह विनीत के दिल पर कब्जा करके बैठी है। रात में भी अंजलि थक कर सो जाती, पर विनीत लता के पास बैठा रहता। अपने कमरे में पता नहीं कितनी रात बीतने के बाद आता। विनीत की इन हरकतों से अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। फिल्म देखने जाते हैं तो विनीत अंजलि और लता के बीच बैठता और सारे समय लता से ही बातें और फिल्म पर कमेंट करता। ऐसे में अंजलि अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करती। अंजलि के दिमाग में यही सब बातें उमड़ घुमड़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, अंजलि ने फोन रिसीव करते हुए कहा। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। क्या बात है, विनीत आज ऑफिस नहीं आया? आज बहुत जरूरी मीटिंग थी। उसके फोन पर बेल तो जा रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सब ठीक तो है? आनंद के स्वर में चिंता झलक रही थी। आनंद विनीत के ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। क्या विनीत ऑफिस में नहीं है? अंजलि बुरी तरह चौंक कर बोली, लेकिन वे तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस निकल गए थे। नहीं भाभी, विनीत आज ऑफिस नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। और आनंद ने फोन काट दिया। अंजलि को चिंता होने लगी कि आखिर विनीत कहाँ जा सकते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। अंजलि ने भी विनीत को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अंजलि परेशान हो गई कि कहीं कोई दुर्घटना तो। फिर अपनी सोच पर अंजलि खुद घबरा गई। उसने लता को फोन लगाया तो उसने भी फोन नहीं उठाया। लता के पिताजी के घर पर फोन किया तो पता चला लता अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। अगर लता 11 बजे की बस से भी निकलती तो 1-1:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाती। अब तो 2:30 बज गए हैं। अंजलि घर में अंदर बाहर होती रही। कभी विनीत का फोन मिलाती तो कभी लता का और कभी आनंद का। 4 बजे जाकर विनीत का फोन आया। अंजलि ने घबरा कर पूछा कि कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं गए, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मगर विनीत का जवाब सुनकर अंजलि के गुस्से का पारावर न रहा। दरअसल विनीत लता को बस में बैठा कर ऑफिस जाने के लिए ही निकला था। मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज हुई फिल्म का पोस्टर देखकर लता का मन हुआ उस फिल्म को देखने का। शो 12 बजे का था, अतः दोनों मॉल में ही घूमते रहे और 12 बजे फिल्म देखने बैठ गए। फिल्म का साउंड तो तेज होता ही है, अतः फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। अब लता को बस में बैठाने के बाद उसने मिस्ड कॉल देखी। अंजलि ने विनीत की पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। आज तो आनंद के फोन आने से अंजलि को पता चल गया कि विनीत ऑफिस नहीं पहुंचा है, वरना विनीत तो कभी बताता नहीं। वो 6 बजे घर आता और ऐसे दर्शाता जैसे सीधे ऑफिस से चला आ रहा है। पहले भी पता नहीं कितनी बार झूठ बोल चुका होगा विनीत, क्या पता सच में फिल्म देखने गए थे या फिर 10 बजे से 4 बजे तक। जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। विनीत भी समझ गया था कि इस बार तो अंजलि को बहुत बुरा लगा है और अब वह कई दिनों तक गुस्सा रहेगी। विनीत अपनी गलती समझ गया था, इसलिए अंजलि से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। घर के कामों में हाथ बंटाना, अपना काम समय पर करना, समय पर घर में सामान सब्जी ला देता। लेकिन अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, न अच्छी न बुरी। वो विनीत की ओर से एकदम तटस्थ और उदासीन हो गई थी। घर के सारे काम सुघड़ ढंग से निपटाती, विनीत से जितना जरूरी होता उतना ही बोलती। एक तरह से घर में उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। विनीत को बहुत बेचैनी हो रही थी। अंजलि खुलकर झगड़ा कर लेती तो विनीत भी बहस करके अपनी सफाई दे देता, या उल्टा हर बार की तरह अंजलि की सोच को छोटा कहकर उसे ही गलत साबित करके अपनी गलती ढांक लेता।
लेकिन अभी तो अंजलि न बोलकर न झगड़ा करके एक तरह से विनीत को अपराधी साबित कर चुकी है। विनीत अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा है। गलती पर गलतियां करके भी अंजलि पर हावी रहने वाले विनीत को यूं अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत खल रहा था। 2-4 बार उसने अंजलि से बात करने की, अपनी सफाई देने की कोशिश की भी, पर अंजलि ने उसे नजरअंदाज कर दिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 10-12 दिन बाद अचानक सामान उठाने रखने की आवाजें सुनकर विनीत ने दरवाजा खोल कर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था और मजदूर सामान अंदर रख रहे थे। शाम को ऑफिस से आया तो देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाजा बंद था। विनीत ने सोचा इनका सारा सामान रखा गया होगा। चाय पीते हुए उसने अंजलि से पूछताछ की तो पता चला सामने कोई फैमिली नहीं वरन एक युवक रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है और सामने वाला फ्लैट किराए पर लेकर वो यहीं रहेगा। विनीत को अफसोस हुआ, अगर परिवार होता तो ज्यादा अच्छा होता, अंजलि को कंपनी मिल जाती। युवक का रहना न रहना तो बराबर ही है। दूसरे दिन सुबह अंजलि के बात करने की आवाज सुनकर विनीत बाहर आया तो पता चला वो युवक आया था बाई के बारे में कहने। अंजलि ने उसके यहाँ अपनी बाई भेजने का आश्वासन दे दिया। थोड़ी देर बाद वो पीने का पानी भरने के लिए बर्तन लेने आया। विनीत के ऑफिस जाने तक वो युवक जिसका नाम रोहित था 4-5 बार किसी न किसी काम से अंजलि के पास आया। विनीत ने सरसरी निगाहों से उसे देखा। लंबा गोरा चिट्टा सुदर्शन युवक था। शाम को विनीत ऑफिस से घर आया तो अंजलि ने चाय बनाई और रोहित को भी चाय पर बुला लिया। रोहित आया, तीनों ने साथ चाय पी और बातें की। विनीत को यह भला लड़का लगा। उसका परिवार पास के ही शहर में रहता था। घर में मम्मी पापा के अलावा दादी, एक छोटी बहन और भाई भी है। थोड़ी देर बातें करके रोहित चला गया। 4-5 दिन में उसका घर व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में अंजलि ने उसकी मदद की। एक दिन विनीत घर आया तो अंजलि घर पर नहीं थी। रोहित के घर पर भी ताला लगा था। 5 मिनट बाद रोहित और अंजलि आ गए। अंजलि रोहित को किचन का कुछ जरूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई थी। फिर तो रोज ही घर का कुछ न कुछ सामान लेने रोहित अंजलि को मार्केट ले जाने लगा। कभी ब्रेड, बटर, दूध तो कभी चादर, तकिए, पर्दों का कपड़ा तो कभी बाल्टी, मग, आईना इत्यादि लेने। अंजलि रोज विनीत के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती। रात का खाना तो रोहित साथ ही खाता। 1-2 बार विनीत थोड़ा झुंझला भी गया कि यह क्या रोज रोज उसके साथ बाजार चली जाती हो। ऐसा ही था तो उसकी माँ आकर उसका घर क्यों नहीं सेट कर जाती। तब अंजलि ने कह दिया कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और बहन की परीक्षाएं सिर पर हैं, इसलिए वह भी नहीं आ सकती है। इसी बीच लता फिर उनके यहाँ आ धमकी। लता के आने से विनीत फिर उसके आगे पीछे घूमने लगा। उसे लगा कि अंजलि यह देखकर परेशान हो जाएगी हर बार की तरह, लेकिन इस बार तो अंजलि ने उन दोनों को पूरी तरह नकार दिया। लता आई तब रोहित की भी छुट्टियां थी, अतः वो सारा दिन अंजलि के यहीं रहता। रोटियां बनाने लता जैसे ही किचन में आई अंजलि तपाक से बाहर चली आई और रोहित को बुला लाई। विनीत का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान अंजलि और रोहित पर था और मन मारकर लता के साथ किचन में खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने के समय लता हमेशा की तरह झट से विनीत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई तो अंजलि बड़ी खुशी से रोहित के साथ बैठ गई। विनीत का पता नहीं क्यों खाने में मन नहीं लग रहा था। शाम को सब लोग टीवी देखने बैठे थे। लता विनीत के साथ सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वो कभी विनीत के कंधे पर हाथ मारती तो कभी पैर पर। अंजलि दूसरे सोफे पर अकेली बैठी थी। तभी रोहित आ गया और अंजलि के पास बैठ गया। अब वे दोनों टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर कमेंट करते हुए ठहाके लगाने लगे। अंजलि भी हंसते हुए रोहित के हाथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी। विनीत बैठा बैठा कसमसा रहा था।
आखिर में विनीत से रहा नहीं गया, वह उठकर जल्दी सोने चला गया। 10 मिनट बाद लता भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि जानबूझकर उस रात बहुत देर बाद सोने गई। जब तक रोहित बैठा रहा, वह और अंजलि जोर जोर से हंसी मजाक करते रहे। जब अंजलि सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा विनीत मुंह पर चादर लपेटे सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने के कारण साफ समझ आ रहा था कि वह जाग रहा है। अंजलि विनीत की ओर पीठ करके चैन से सो गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। लता फिल्म देखने के लिए विनीत के पीछे पड़ी। विनीत ने चुपचाप से प्लान बनाया और ऐन वक्त पर अंजलि से तैयार होने के लिए कहा, मगर अंजलि भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तपाक से रोहित को फोन लगा दिया और फिल्म देखने का आमंत्रण दे डाला। विनीत जल भुन गया। वो बेडरूम में आकर अंजलि पर गुस्सा करने लगा कि रोहित को ले जाने की क्या जरूरत है। तब अंजलि ने दो टूक जवाब दिया कि उसके और लता के बीच वो मूर्खों की तरह मुंह बंद करके बैठी रहती है। या तो मुझे घर पर रहने दो या फिर रोहित को भी साथ ले चलो। विनीत के पास और कोई चारा नहीं था। वह बेमन से रोहित को भी साथ ले गया। विनीत ने सोचा वह सबसे पहले अंजलि को बैठाएगा, फिर लता को, उसके बाद वह और फिर अपने पास रोहित को। तब पूरी फिल्म में वो और लता पास बैठेंगे और अंजलि और रोहित दो कोनों में। लेकिन अंजलि ने पहले ही सीट नंबर सुन लिया और फटाफट सिनेमा हॉल में घुसकर रोहित की बगल में बैठ गई। विनीत यहाँ भी मात खा गया। फिर तो पूरी फिल्म भर उसका मूड उखड़ा रहा। लता पहले तो बहुत कोशिश करती रही उससे कि वो पहले की तरह हंसी मजाक करे, पर आखिर खुद भी खींचकर चुप हो गई। अलबत्ता अंजलि और रोहित ने पूरी फिल्म बहुत एंजॉय की। उसके बाद रोहित ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे अंजलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिल्म खत्म होने के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके लौटे। पूरे समय विनीत हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं बोला। विनीत के कारण लता को भी चुप रहना पड़ रहा था। बस रोहित और अंजलि ही दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे। दूसरे दिन भी लता किचन में रोटियां बनाने पहुंची, लेकिन विनीत नहीं गया। वह अंजलि के आसपास घूमता और बातें करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि या तो अंजलि रोहित के घर चली जाएगी या फिर वह यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी रोटियां लता को अकेले ही बनानी पड़ी। वो तो विनीत के लिए ही यहाँ आती है। जब इस बार विनीत रोहित की वजह से उखड़ा हुआ है और उसका पूरा ध्यान अंजलि पर ही लगा रहता है, तो वो बेवजह अपने दिन खराब क्यों करे। अतः विनीत के ऑफिस जाने के समय उसने कहा कि वह उसे बस में बैठा दे। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? आप हैं तो घूमने फिरने में कितना मजा आ रहा है। कुछ दिन और रुक जाइए। कल रोहित ने हाफ डे लिया है, हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। अंजलि ने लता को रोक लिया। विनीत जल भुन गया। पहली बार उसे लता का रहना बुरा लग रहा था। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा तो अंजलि चिढ़ गई। बोली, क्यों विनीत, इससे पहले तो जब भी लता भाभी आती थी तुम छुट्टी ले लेकर फिल्में देखने और घूमने ले जाते थे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? अंजलि की बात पर विनीत निरुत्तर हो गया। वो मन महसूस कर दूसरे दिन सबके साथ लेक पर गया। हमेशा अंजलि को उपेक्षित सा छोड़कर लता के साथ घूमने फिरने के मजे लेने वाला विनीत अब लता से भी कटा कटा सा घूम रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अंजलि और रोहित की बातों पर लगा था। घर आकर लता मुंह फुलाकर जल्दी सोने चली गई। अंजलि कॉफी बना लाई और रोहित के साथ बातें करने लगी। विनीत थोड़ी देर बैठा रहा, फिर तंग आकर सोने चला गया। दूसरे दिन लता चली गई। विनीत ने चैन की सांस ली। लता थी तो सारा समय विनीत से चिपकी रहती थी और अंजलि को पूरी आजादी मिल जाती थी रोहित के साथ रहने की। अब तो विनीत ने लता को फोन करना भी बहुत कम कर दिया था। लता ही फोन करती तो विनीत थोड़ी बहुत बातचीत करके फोन रख देता। लता भी विनीत की बदलती प्रवृत्ति को समझ गई थी। टीवी देखते समय वह यथासंभव अंजलि के पास सटकर बैठता।
या फिर उसका हाथ पकड़ कर ही बैठता, जैसे अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वो भाग जाएगी। अंजलि को उसकी इन हरकतों से चिढ़ होती। विनीत रोहित से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच या डिनर अथवा शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। अंजलि को और चिढ़ होती, क्योंकि वो जानती थी ये सब सिर्फ उसे रोहित से दूर करने के लिए है। 2-3 महीने निकल गए। अंजलि बदस्तूर रोहित से हंसती बोलती। एक दिन विनीत से आखिर रहा नहीं गया, वह अंजलि से उलझ ही गया। आज वो अपने दिल की तिलमिलाहट दूर कर लेना चाहता था। अंजलि, आखिर यह रोहित के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगी हो? बिल्कुल भी नहीं विनीत, मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही हूँ। इतना हंसना बोलना तो चलता है न? अंजलि ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत कहाँ, तुम तो आजकल उसके साथ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो, विनीत बोला। बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो साथ मिलते बैठते हैं, अंजलि लापरवाही से बोली। कभी कभार कहाँ, रोज तो मुंह उठाकर चला आता है और फिर पूरा समय खाना खाते हुए टीवी देखते तुमसे सट कर बैठता है, विनीत झल्ला कर बोला। तो क्या हुआ, साथ बैठना कोई गलत है क्या? आदमी को इतना खुले विचारों वाला तो होना ही चाहिए न? अंजलि ने लता के मामले में कही विनीत की बात को ही वापस उसके मुंह पर मारा। कुछ क्षण को विनीत सकपका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़ कर बोला, मेरा डायलॉग मुझे मत मारो, मेरी बात अलग है। क्यों, तुम्हारी बात क्यों अलग है? इसलिए कि तुम पुरुष हो, कुछ भी कर सकते हो, और मैं औरत हूँ तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों, क्या मुझ में अपना अच्छा बुरा समझने की अकल नहीं है? अंजलि तुनक कर बोली। मैं वादा करता हूँ अंजलि, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत छोड़ दूंगा। बस तुम रोहित से दूरी बना लो। विनीत का मुंह हारे हुए जुआरी जैसा हो गया था। अगर मैंने रोहित से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाओगे, क्योंकि आप दिल से नहीं बदल रहे, सिर्फ मेरे और रोहित के बीच की नजदीकियों के डर से बदलने की बात कर रहे हो। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा आप फिर अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। यह अकेले बाहर घुमाने ले जाना, लता भाभी को भी अवॉइड करना, मेरे आसपास मंडराते रहना, ये बस मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि यह मुझे और रोहित को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा की भावना की प्रतिक्रिया मात्र है। विनीत, आज तुम 3 महीने में ही डर कर इतना परेशान हो गए, लेकिन कभी मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं किया, जिसे मैं पिछले 2 सालों से सहती आ रही हूँ। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं सचमुच गलत हूँ। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम रोहित से बात करना बंद कर दो। मैं वास्तव में खुदगर्ज और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। मुझे माफ कर दो अंजलि। विनीत की आंखें भर आईं। विनीत के स्वर की सच्चाई सुनकर और आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर एक बारगी अंजलि का मन पिघल गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और विनीत के सामने से हट गई। यह सब ढोंग है। वह अब विनीत पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। रोहित न सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बल्कि उसके दिल के भी काफी करीब आ गया है। विनीत की लता से नजदीकियों ने अंजलि के मन में जो एक खालीपन और अकेलापन पैदा कर दिया था, उसे बहुत हद तक रोहित ने भर दिया था। अब वास्तव में अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विनीत क्या करता है, किससे बातें करता है या कहाँ आता जाता है। अंजलि अब अपनी खुशी में मगन रहती। उसे भी एक मस्त आगे पीछे घूमने वाला साथी मिल गया था। हाँ, विनीत जरूर अपनी गलती समझ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लता के साथ उसके अनुचित व्यवहार का परिणाम एक दिन उसके घर में ऐसी आग लगा देगा। उसने लता से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया था। लता को भी अक्ल आ गई थी कि देवर देवर होता है और पति पति। आप हाव भाव दिखाकर परपुरुष को हमेशा के लिए अपने नाम नहीं लिखवा सकते। वो तो सोचती थी कि विनीत पूरी तरह से उसके पल्लू से बंधा है और उम्र भर बंधा रहेगा, लेकिन अंजलि के जीवन में रोहित के आ जाने से सारा परिदृश्य ही बदल गया।
बच्चों की परीक्षा खत्म होने पर लता ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने पति के पास बेंगलुरु चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। देवर को मुट्ठी में पकड़कर रखने के चक्कर में कहीं पति भी हाथ से न निकल जाए। 2 नावों की सवारी करने के लालच में कहीं वो बीच समंदर में ही न गिर पड़े। विनीत की भी अक्ल ठिकाने आ गई थी। अपनी मौज मस्ती में चूर वो भूल गया था कि अगर पत्नी से वफादारी और ईमानदारी चाहते हो तो पति को भी त्याग करना ही पड़ता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, पति को भी रिश्तों की मर्यादा निभानी पड़ती है। विनीत के स्वभाव में अप्रत्याशित परिवर्तन ने अंजलि को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आजकल विनीत अंजलि और घर का पूरा ध्यान रखता, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाता। उसके व्यवहार में कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। उसे सबक मिल गया था। उसके स्वभाव में सच्चाई की झलक दिखती थी। अंजलि को पता लगा कि लता अपने पति के पास वापस जा चुकी है। उसने अपना घर उजड़ने से बचा लिया। अब अंजलि ऊहापोह की स्थिति में थी। वो सच्चा प्यार तो विनीत से ही करती है, मगर रोहित के आकर्षण को भी तोड़ नहीं पा रही थी। विनीत को सबक सिखाने में उसे खुद भी सबक मिल गया कि रोहित के साथ उसके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसी बीच रोहित के घर वालों ने उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। अंजलि और रोहित जानते थे कि एक दिन तो यह होना ही था। बेवजह बन गए अनचाहे रिश्ते के बिना झंझट खत्म होने की संभावना ने अंजलि के दिल में एक सुकून सा भर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने रोहित और उसके बीच अपने आप दूरी आ जाएगी। वो भी इस दोहरी जिंदगी से ऊब गई थी। फिर उसका विनीत भी सुधर चुका था। रोहित को भी कई दिनों से लगने लगा था कि विवाहित स्त्री के रूप की मृगमरीचिका में भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। अंजलि सिर्फ विनीत की पत्नी है और उसी के साथ खुश रह सकती है। दूसरे की पत्नी के साथ उसका जीवन कभी सुरक्षित या खुशहाल नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच रोहित हर हाल में पराया और बाहरी ही रहेगा। विनीत के दिलफेक स्वभाव से तंग आकर अंजलि मात्र परिस्थितिवश उसके करीब आ गई थी और कुछ नहीं। इस सच्चाई से अवगत होते ही रोहित का मोह भंग हो गया। पिछले कुछ दिनों से वह देख रहा था कि अंजलि उससे कटने लगी है। अपनी स्थिति जानकर चुपचाप अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अंजलि ने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। पिछले कुछ महीनों से घर का वातावरण तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। आज भी हवा एकदम ताज़ा और खुशनुमा थी। लता और रोहित नाम के अनचाहे मेहमान उनके घर और जीवन से हमेशा के लिए जा चुके थे। आज अंजलि को अपना दिल दिमाग एकदम तरोताजा लग रहा था। वो घर को नए सिरे से संवारते हुए गुनगुना रही थी। बहुत दिनों से तुमने शॉपिंग नहीं की, चलो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। जी भर कर शॉपिंग करो और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। उसका खुशगवार मूड देखकर विनीत बोला। सच? अंजलि चहकी। शहर में हैंडीक्राफ्ट मेला लगा है, वहाँ भी ले चलोगे? हाँ बाबा, जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, विनीत हंसते हुए बोला। ओह विनीत, तुम कितने अच्छे हो। बस मैं हूँ, तुम हो और हमारा अपना घर है। अंजलि उसके सीने से लिपटती हुई भावुक स्वर में बोली। विनीत ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।